Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Avasthi. Today I am going to discuss you about the consequence of the Lorentz transformation, in which I will discuss about the time dilation. In my previous video, I have discussed about the length contraction. So in time dilation, I will discuss what is the derivation and equation of the टाइम डायलेशन. सो देखते हैं कि कैसे हम इसके इक्वेशंस को कैलकुलेट करके हम टाइम डायलेशन को निकालेंगे. सो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, टू कैलकुलेट द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टू कैलकुलेट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके लिए हम लोगों ने दो फ्रेम लिए थे. तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दो फ्रेम को लेंगे और फिर हम उन दोनों फ्रेम को ले करके हम टाइम डायलेशन की इक्वेशन को इस्टेब्लिश करेंगे. तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो फ्रेम ले लिए. एक फ्रेम हमने S ले लिया, दिस इज फ्रेम S, और दिस इज फ्रेम S डैश, दिस इज फ्रेम S डैश. फ्रेम S डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v along the x एक्सिस रिलेटिव टू फ्रेम S. अब अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब करें तो ये हमारा x डैश, y डैश, z डैश, और इसका ओरिजिन में ऑब्जर्वर o डैश. यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z, और ओरिजिन पे ऑब्जर्वर हमने यहाँ पर o ले लिया. अब टाइम डायलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इवेंट लेना है तो उसको कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने P ले लिया और हमने इस पॉइंट P पर माना कि दो इवेंट हमारे हो रहे हैं, और उस दोनों इवेंट के लिए जो टाइम है फ्रेम S के लिए, दैट इज T1 एंड T2 फ्रेम S के लिए है. और यहाँ पर जो टाइम ऑब्जर्व होगा फ्रेम S से, दैट विल बी प्रॉपर टाइम. सो वो हमारा प्रॉपर टाइम क्या हो जाएगा, T0. सो T0 यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम भी बोल सकते हैं, विच इज़ नोन एज द एक्चुअल टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो रेस्ट ऑफ पोजीशन पर लिया जा रहा है. तो जो टाइम हमारा ऑब्जर्व होगा दैट विल बी एक्चुअल टाइम फ्रॉम फ्रेम S. और फ्रेम S डैश से जब इसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए जो टाइम हमारा होगा दैट विल बी T1 डैश एंड T2 डैश. तो इसमें जो टाइम डिफरेंस हमारा आ जाएगा दैट विल बी T इज इक्वल्स टू T2 डैश माइनस T1 डैश, और T0 बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1. ओके. सो अभी यहाँ पर रेस्ट ऑफ फ्रेम में तो अगर हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर करें तो हमारा कंपैरिजन में बस एक छोटी सी चीज़ हमें देखनी है कि हमें समझना है कि फ्रेम S डैश में जब हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ले रहे थे तो वहाँ पर जो प्रॉपर लेंथ आ रही थी वो हमारी फ्रेम S डैश में आ रही थी, और यहाँ पर जो हमारा टाइम डायलेशन में प्रॉपर टाइम आ रहा है या जो एक्चुअल टाइम आ रहा है वो फ्रेम S में आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेम S जो है वो रेस्ट ऑफ पोजीशन में, इस वजह से यहाँ पर हमें ये एक्चुअल टाइम डिनोट होता है हमारा यहाँ पर. सो अभी हम लेते हैं यहाँ पर इसको. तो थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी वही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम S एंड S डैश. फ्रेम S डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v along the x axis relative to frame S. Okay, let two event occurring in frame S which is at rest at time T1 and T2. These two events measured in frame S dash at time T1 dash and T2 dash. So time interval between two events in frame S dash. The time interval between these two events in frame S dash. तो इस फ्रेम S dash में जो टाइम इंटरवल हमारा है वो क्या है, दैट इज T इज इक्वल्स टू T2 डैश माइनस T1 डैश. इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया. नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब अप्लाई करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ अप्लाई द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ अप्लाई द Lorentz transformation. Apply the Lorentz transformation. So ट्रांसफॉर्मेशन को हमने शॉर्ट में लिख दिया. अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली जो हमारे चेंजेस आए थे वो x और t के अलॉन्ग में थे. तो अभी x की हमें ज़रूरत नहीं है, तो केवल हम t को ही लेकर के चलेंगे. तो क्या था हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, दैट विल बी t डैश इज इक्वल्स टू, अगर हमें याद हो तो
अल्फ़ा डैश और ब्रैकेट में क्या आ गया था हमारा, दैट विल बी टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा था। तो अब यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं, तो दोनों इवेंट के लिए अगर हम टाइम लेंगे तो पहले हम t1 के लिए लेंगे, t1 डैश के लिए, तो यहाँ पर t1 डैश, यहाँ पर t1 हो जाएगा, और t2 के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t2 डैश इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा t2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, t1 डैश एंड t2 डैश की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ t1 डैश एंड t2 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा अल्फ़ा डैश, तो कॉमन आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा अल्फ़ा डैश, कॉमन कर लेंगे तो t1 डैश, t इज इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा, और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी t2 माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस t1 प्लस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया। तो ध्यान से देखें तो ये तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी t इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 जो टाइम डिफरेंस हमारा आ रहा है वो टाइम डिफरेंस किस फ्रेम के लिए आ रहा है, वो आ रहा है फ्रेम s के लिए। जो टाइम डिफरेंस आ रहा है t2 माइनस t1 दैट विल बी फॉर फ्रेम s, और फ्रेम s में जो टाइम डिफरेंस हमको मिलता है वो क्या मिलता है, एक्चुअल टाइम डिफरेंस है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दी t नॉट। ओके, और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो अल्फ़ा की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो यहाँ हो जाएगा t नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू, तो ये हमको मिल गई टाइम डायलेशन की इक्वेशन अल्फ़ा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते ही। तो अभी अगर हम यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन देखें तो ऑब्जर्वेशन में हमें टाइम डायलेशन कैसे फील होगा, हियर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज़ लेस देन 1, और हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 1 है और उसका हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो उस डिवीज़न में हमको वैल्यू हमेशा ज़्यादा मिलती है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमारी कम हो जाती है। सो वी कैन से दैट t इज़ ग्रेटर देन t नॉट। सो इससे ये पता चलता है कि जो टाइम डायलेशन है वो जो टाइम है दैट विल बी इंक्रीज। ओके, अगर हमने टाइम प्रॉपर टाइम 1 सेकेंड लिया हुआ है किसी भी दो इवेंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस, सो वो टाइम डिफरेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस फ्रेम के लिए, फ्रेम अगर हम बात करें एस डैश के लिए। ओके, कैसे इंक्रीज होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा हम उस चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो उसको समझने के लिए एक बार फिर से पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं ट्विन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट, कि अर्थ पर एक ट्विंस हुए हैं और उन ट्विंस में से एक ट्विंस को हमने अर्थ पर रखा जो हमारा फ्रेम एस है, और दूसरे ट्विंस को हमने एक फ्रेम एस डैश में रखा, और ये जो फ्रेम है विच इज़ मूविंग विथ रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। सो जब ये 15 से 20 साल बाद या 40 साल बाद ये बच्चा वापस आएगा, जो एस डैश वाला फ्रेम है, एक एयरक्राफ्ट है जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसमें उसको बैठाल करके भेज दिया। सो इस बच्चे को जो टाइम डिफरेंस दिखेगा दोनों के बीच में, वो क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, उसको ज़्यादा क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि अर्थ पर जो भी हमारा ऑब्जर्वर है, जो भी ट्विन हमने बच्चा जो हमने रखा हुआ था, उसका एज उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। ओके,
सो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ट्विन पैराडॉक्स के, जो टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो उसके लिए भी हम जब अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे सो उसमें अपलोड करेंगे। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द टाइम डायलेशन इक्वेशन and how to derive that. So if you like video, so please subscribe. Thanks for watching.